नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समदर्शी एडुविजन पे। दोस्तों, अभी हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बात कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा को देखने के क्रम में हम लोग जो है वह पॉलिटी को देख रहे हैं, यानी कि भारत के संविधान। तो अभी जो हम भारत के संविधान को देख रहे हैं, तो संविधान के भाग भाग 5 के अध्याय 1 को देख रहे हैं हम लोग। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति को देख लिया, उपराष्ट्रपति को देख लिया, उसके जो अधिकार थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं, जो उनका निर्वाचन है वह किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे आज मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की मंत्री परिषद क्या होता है? तो देखिए, मंत्रियों का जो समूह है वह मंत्री परिषद कहलाता है। अब मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं? तो मंत्री परिषद में एक तो कैबिनेट मंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो आता है वह राज्य मंत्री, और तीसरा जो आता है वह होता है उप मंत्री। ये तीन तरह के मंत्री मिलकर के जो है वह मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो विभाग, सबसे प्रमुख विभागों के जो प्रमुख होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। फिर कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ राज्य मंत्री को कुछ विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। तो जब किसी राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है, तो उसकी जो सुविधा, उसकी जो सैलरी है, ये सारे चीज उसके कैबिनेट मंत्री के बराबर हो जाते हैं। अदरवाइज वो कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है, और उप मंत्री जो है वह सबसे निचला क्रम है मंत्रियों का। तो इस तरह से यह तीन तरह के मंत्री मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अब देखिए, आपको ये पता है कि भारत में जितने भी कार्य होते हैं वह किसके नाम से होते हैं? तो भारत में जितने भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी अधिकार है वह किसको दिए गए हैं? तो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। और क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वह या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। तो वास्तव में राष्ट्रपति की जो शक्ति का उपयोग करता है वह कौन करता है? तो वास्तव में राष्ट्रपति की शक्ति का जो उपयोग है वह मंत्री परिषद करता है। प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद है वही वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग करता है। तो आर्टिकल 74 ये बात कहता है। अब देखते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपवाद, यानी कि मंत्रियों से संबंधित और भी जो चीजें हैं उसके बारे में कौन बात करेगा? तो आर्टिकल 75 करेगा। आर्टिकल 75 का 6 भाग है। तो 75 का एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो नियुक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या फिर प्रधानमंत्री का मनोनयन होता है, ऐसा नहीं है। एक आध बार बीपीएससी ये सवाल पूछी भी है कि राष्ट्रपति जो है वह इनमें से किस किस की नियुक्ति करता है। उसके ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी है। और लोग जो है ये समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं। जब चूंकि अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम किसका चुनाव करते हैं? तो हम सांसदों का चुनाव करते हैं, और उस सांसद में से जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो नेता है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उसका जो नेता है राष्ट्रपति, उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, ना कि उसका हम लोग निर्वाचन या मनोनयन करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होगी इसमें प्रधानमंत्री का जो सलाह है वही निर्णायक होगा। राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह के इतर नहीं जा सकता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री
जिसको चाहेगा उसको मंत्री बना सकता है। यहाँ पर जो अंतिम निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होगा, न कि राष्ट्रपति का। क्लियर है? अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति के पास कोई अपना अधिकार नहीं है। जो बहुमत प्राप्त दल है उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी पार्टी को किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और फिर वह ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको ऐसा लगता हो कि वह सदन में अपना बहुमत हासिल कर लेगा। क्लियर है? तो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की संख्या होगी वह लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि सरकार जो है वह बचने के लिए, मान लेते हैं कि बहुत सारे पार्टियों ने गठबंधन करके कोई सरकार बनाई, अब चूंकि सबको मंत्री पद चाहिए तो ऐसा ना हो जाए कि 500 कुछ सीट लोकसभा में है, 545 सीट, अब हो सकता है कि 545 में से 300 सीट जो है वो मंत्रियों को ही दे दिया, 300 मंत्री ही बना दिए जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो लोकसभा के कुल स्ट्रेंथ है, लोकसभा का जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद का स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद में इससे ज्यादा लोग शामिल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर एक और बात आती है कि मंत्री आखिर कौन बने। अगर मंत्री बन रहा है या फिर प्रधानमंत्री ही बन रहा है तो वह कौन बनेगा। तो यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य होगा तो वह मंत्री बन सकता है। कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, उसके बाद भी उसको मंत्री पद दे दिया जाता है। तो यहाँ एक क्लाउज लगाया गया कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है तो उसको क्या करना होगा कि 6 माह के भीतर किसी न किसी हाउस की सदस्यता जो है वह उसको लेनी होगी। अगर वह ऐसा सदस्यता नहीं लेता है तो क्या होगा कि उसको उस पद से हटा दिया जाएगा, वह उस पद से वंचित समझा जाएगा। ठीक है? यह जो मामला था, यह मामला 1996 का है। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा जो बाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज और समस्या खड़ा हो गया कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, अब 6 महीने तक वह मंत्री रहा, फिर 6 महीने के बाद जैसे ही उसका मंत्री पद समाप्त हुआ, उसने किसी हाउस की सदस्यता नहीं ली, तो फिर अगले दिन उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी, तो फिर अगले दिन से वो 6 महीने तक रहेगा। ये चीज हो सकता था, चूंकि इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था। तो इसी मामले पर एक और बात आया, वह बात था AR चौहान बनाम पंजाब राज्य। यह मामला था 2001 का। AR चौहान बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है, यह मामला 2001 का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में मतलब मंत्री पद लेता है कि वह किसी हाउस का सदस्य नहीं है और 6 महीने के भीतर भी अगर वह किसी हाउस की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है उसको दोबारा मंत्री पद के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है, उसको दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अब यह स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति 6 माह के लिए ही बन सकता है अगर वह किसी भी हाउस का सदस्य ना हो। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, अगला जो आर्टिकल है वह कहता है कि यह जो मंत्री परिषद है या जितने भी मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? चूंकि देखिए, मंत्री परिषद का अपना कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। मंत्री परिषद तब तक ही अस्तित्व में रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा में
बहुमत हासिल हो। जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त हो तभी तक मंत्रिपरिषद जो है वह बना रह सकता है, अदरवाइज मंत्रिपरिषद भंग समझा जाएगा और फिर से चुनाव की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि सामान्य परिस्थिति में अपने कार्यकाल, उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। चूंकि सांसदों का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी जो है वह आप 5 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। प्रधानमंत्री जब भी चाहे वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री जब चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री जो है वह अपना इस्तीफा देता है तो उसी समय से मंत्रिपरिषद जो है वह भंग समझा जाएगा। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा में अविश्वास मत आया और वह पारित हो गया तो भी मंत्रिपरिषद भंग समझा जाएगा। अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और वह विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है तो भी मंत्रिपरिषद उसी समय से भंग समझा जाएगा। चूंकि क्या हुआ कि सरकार ने जो है वह अपना विश्वास लोकसभा में खत्म कर दिया, अपना विश्वास खो दिया। तो जैसे ही, चूंकि यह जो सरकार है, यह जो मंत्रिपरिषद है, यह तभी तक काम करेगी जब तक उसको लोकसभा में अपना विश्वास हासिल हो। तो जैसे ही कोई विधेयक पास नहीं हुआ सरकार का, तो इसका मतलब है कि उसने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया और उसी समय से मंत्रिपरिषद जो है वह भंग समझी जाएगी। क्लियर है? चलिए, तीसरा 75 का जो तीसरा है वह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ अक्सर सवाल फंसाता है प्री में, आपसे पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। यहाँ जो मैक्सिमम लोग हैं वह क्या गलती कर देते हैं, वह गलती कर देते हैं कि इसमें वो मार के आ जाते हैं संसद, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब आप कहेंगे कि चूंकि मंत्री में तो राज्यसभा के भी लोग आ सकते हैं, रहते ही हैं, लोकसभा के भी लोग रहते हैं, तो फिर यह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी क्यों है, संसद के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो क्या है कि यह जो मंत्रिपरिषद है यह एक संपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जनता का जो डायरेक्ट प्रतिनिधित्व है वह कौन करता है, तो जनता का जो डायरेक्ट प्रतिनिधित्व है वह लोकसभा करती है। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति, ना ही राष्ट्रपति के प्रति, ना ही किसी और के प्रति, ठीक है। अब यह क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वह कोई निर्णय लेती है, अगर मंत्रिपरिषद कोई निर्णय लेती है और उस निर्णय को पारित कर लेती है तो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को उस निर्णय का समर्थन करना आवश्यक होता है। अगर कोई मंत्री उस निर्णय का समर्थन नहीं करे या उस निर्णय से वह असहमत हो जाए तो उसी समय उस मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्लियर है? चलिए, अगला है 75 का 4। यह कहता है कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को, अब चूंकि मंत्रियों का जो शपथ है वह कहां पर है, तो अनुसूची 3 में है। तो अनुसूची 3 में जो इसके शपथ ग्रहण का प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों जब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो एक ही शपथ लेते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री है और जो बाकी मंत्री है वो जब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो शपथ अलग अलग लेते हैं। इनके पद का जो शपथ होता है वह अलग होता है और गोपनीयता की जो शपथ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये लोग 2 शपथ लेते हैं। कौन कौन से? तो एक पद का शपथ लेते हैं और दूसरा गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और यह दोनों अलग अलग होता है। क्लियर है? फिर अगला कहता है 75 का 5 कि अगर कोई मंत्री, 5 कहता है
वही बात है कि अगर कोई मंत्री 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह जो 6 माह की अवधि है उसके समाप्त होने के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। और दूसरी चीज कि वह दोबारा मंत्री अब बन भी नहीं सकता है, 2001 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। क्लियर है। अब अगला कहता है कि 75 का 6 कि मंत्रियों का जो वेतन और भत्ता है वह किसके हिसाब से मिलेगा। तो संसद जो समय समय पर अवधारित करेगा, संसद जो समय समय पर नियम बनाएगा, जो कानून पास करेगा, उसी के आधार पर मंत्रियों को वेतन भत्ता जो है वह प्राप्त होगा। क्लियर है। और वेतन भत्ता की चर्चा जो है वह कहां पर है, तो अनुसूची 2 में है। तो उसी के हिसाब से जो वेतन और भत्ता है वह मंत्रियों को प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ और चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि मंत्री परिषद का जो कार्य प्रणाली होता है वह कैसे होता है। मंत्री परिषद का कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली यह किस तरह से फंक्शन करती है। तो देखिए, मंत्री परिषद का शायद ही कभी कोई बैठक होता है। जनरली जो बैठक होता है वह किसका होता है, मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल हम लोग किसको कहते हैं, जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं उसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो जनरली जो बैठक होता है वह किसका होता है, तो मंत्रिमंडल का होता है। ठीक है। अब देखिए, इस मंत्रिमंडल का जब बैठक होता है तो इसमें कोई कोरम नहीं होता है कि इतनी निश्चित संख्या में लोग आएंगे तभी इसका बैठक प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं है। यह कितने लोगों में भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, तो वह प्रधानमंत्री ही करता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। और यहाँ मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह मंत्री परिषद पर भी लागू होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की ओर से जो निर्णय लिए जाते हैं वह प्राय मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वह निर्णय जो है वह एक मत से लिया जाता है, यानी कि सर्वसम्मति से यहाँ कोई भी निर्णय लिया जाता है। लेकिन हो सकता है कभी कभी कुछ मुद्दों पर जो है सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उस कंडीशन में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और जो व्यक्ति इस इस बहुमत के खिलाफ होता है, यानी कि जो व्यक्ति इससे असहमत है, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी जो है वो पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत होते हैं, इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज है कि हर हाल में मंत्रियों को जो है वह मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखना पड़ता है। अगर कोई बात बाहर आ गई तो उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है, उनका त्यागपत्र तक मांगा जा सकता है, त्यागपत्र उनसे देने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली होती है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री तो देखिए प्रधानमंत्री की क्या होती है, तो नियुक्ति होती है। ये तो आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। आपने देखा कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किससे थी, तो वह राज्यसभा से सदस्य थी। फिर अपने जो यूपीए का कार्यकाल था उसमें जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने दोनों टर्म में, तो वो कहाँ से थे, तो वो राज्यसभा से चुन करके आते थे, वो लोकसभा से नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी हाउस से बन सकता है। दूसरा चीज यहाँ पर कि प्रधानमंत्री के साथ ही वही कंडीशन लागू होता है कि अगर वह किसी हाउस का सदस्य नहीं है तो भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। शर्त यही है कि उसको 6 माह के भीतर किसी न किसी हाउस की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर 6 माह के भीतर वह किसी हाउस का सदस्य बन जाता है तो फिर वह अपने पद पर बना रहेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या होता है
कि कभी-कभी जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो कुछ विशेष ऐसे तो जनरली राष्ट्रपति के पास कोई अपनी शक्ति है नहीं कि वह किसको प्रधानमंत्री चुने। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है प्रधानमंत्री को उसी को नियुक्त करना होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब राष्ट्रपति जो है वह अपने विवेक से कार्य कर लेता है। जैसे अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे 1979 में इसी तरह का चीज हुआ था, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है। फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो उस वक्त राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे। जैसे 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, तो उस समय जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। फिर मान लेते हैं कि लोकसभा भंग हो गया, तो जब लोकसभा भंग हो गया तो अब किसी न किसी को प्रधानमंत्री के पद पर तो रखना है जब तक कि अगला चुनाव ना हो जाए। तो उस वक्त भी राष्ट्रपति जो है वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तो भी जो पिछले प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं को उनके पद पर रहने दिया जाता है जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो जाए। क्लियर है। अब प्रधानमंत्री का जो पदावधि है, तो आपको पता है चूंकि मंत्री परिषद का ही पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के पद का भी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। प्रधानमंत्री का जो पद है वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है। ऐसे जो कार्यकाल है लोकसभा का वह कितने दिनों का है, तो 5 वर्ष का है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का है, लेकिन वह कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री का जो अधिकार है वह अधिकार क्या है, तो आपको पता है कि संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री के अधिकार की चर्चा नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि संविधान क्या कहता है कि संघ के जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति है वह किसमें निहित है, तो वह राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति जो है उस शक्ति का उपयोग अपने या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो प्रधानमंत्री जो है वह किसके शक्ति का उपयोग करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के शक्तियों का उपयोग करता है। तो पहली शक्ति क्या है, तो पहला तो विभाग का जो बंटवारा है मंत्रिमंडल में, तो उसका एकाधिकार किसके पास, तो प्रधानमंत्री के पास। विभाग का बंटवारा वही करेगा। दूसरा चीज कि किसको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, यह जो अधिकार है यह किसके पास है, तो यह अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है और यह एकाधिकार है। इसमें अंतिम निर्णय जो होगा वह प्रधानमंत्री का ही होगा। फिर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है और उसके लिए वह क्या करेगा कि उसके इस्तीफे की सिफारिश राष्ट्रपति को कर देगा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास अपना कोई अधिकार नहीं है, उसको उस मंत्री से इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर जो मंत्रिमंडल का बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। फिर जो देश विदेश की नीति है, फिर शासन का प्रबंधन किस तरह से होगा, तो इसका जो प्रमुख है, इसका जो प्रवक्ता होगा वह कौन होगा, तो वह प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है। फिर सभी विभागों में जो समन्वय का कार्य करेगा, सभी विभागों के बीच जो एक कड़ी का काम करेगा, जो सभी विभागों को जोड़ के रखेगा, वह कौन करेगा, तो वह भी प्रधानमंत्री ही करेगा। प्रधानमंत्री किसी भी विभाग के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, किसी भी विभाग को सलाह दे सकता है, यह उसका एकाधिकार है। ठीक है। फिर जो भारत की विदेश नीति है, तो विदेश मंत्रालय भले ही किसी के भी पास हो, लेकिन विदेश नीति का जो अंतिम निर्धारण होगा वह प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ही उसको अंतिम रूप से उस पर अपना मुहर लगाएगा। फिर जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहां पर या फिर विदेशी दौरे पर जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वह कौन करेगा,
तो वह प्रधानमंत्री ही करेगा। क्लियर है? फिर प्रधानमंत्री जो है वह बहुत सारे चीजों का प्रमुख होता है। जैसे पहले योजना आयोग था जो कि अब नीति आयोग हो गया, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद है, फिर अंतरराज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इन सब का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है वही व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। फिर मंत्रिपरिषद का विघटन करना, मंत्रिपरिषद को भंग कर देना, यह किसके अधिकार में है? तो यह भी प्रधानमंत्री के अधिकार में है। वह जब चाहे तब मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। तो ये थे प्रधानमंत्री के कुछ अधिकार और कार्य। अब यहाँ पर एक और चीज आता है, आज की राजनीति में बड़ा ही प्रमुख रूप से उभर के सामने आया है, वह है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री अभी तक टोटल 8 बार उप प्रधानमंत्री बन चुका है भारत के इतिहास में। अब देखिए, यह जो उप प्रधानमंत्री का पद है, संविधान में कहीं भी इस पद की चर्चा नहीं है। संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा नहीं है। उप प्रधानमंत्री जो है वह कुल मिलाकर के एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, एक राजनीतिक पद है जो कि राजनीतिक कारणों से लोगों को दिया जाता है, लोगों को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। खास करके जब गठबंधन की सरकार हो या फिर एक ही सरकार में एक ही दल की सरकार हो, लेकिन वहां पर दो कद्दावर नेता हो जो दोनों लगभग समकक्ष हो, तो फिर इस तरह के पद का प्रावधान कर दिया जाता है ताकि लोगों को संतुष्ट रखा जा सके, उनका तुष्टि हो सके। इसीलिए यह जो उप प्रधानमंत्री का पद है, यह कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में तो उप प्रधानमंत्री उसका कार्य करेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो फिर उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया तो क्या होता है कि मंत्री परिषद का ही विघटन हो जाता है। तो इस वजह से उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलता है। क्लियर है? तो यही उप प्रधानमंत्री का पद है। यह वास्तव में एक राजनीतिक पद है, इसका संविधान से कहीं कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो अगला हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का ही, वह क्या है? तो भारत का महान्यायवादी। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी की चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 का एक कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश होने की योग्यता क्या क्या है? तो योग्यता यह है कि एक तो वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक उच्च न्यायालय या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक जो है वह क्या रहा हो? तो न्यायाधीश रहा हो। या फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में उसने कम से कम 10 वर्ष तक जो है वह अधिवक्ता का काम किया हो। क्या क्या कंडीशन है? पहला है कि या तो वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या रहा हो? तो न्यायाधीश रहा हो। दूसरा, इसका जो सब क्लाउज है, या वह 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? तो अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। या फिर राष्ट्रपति की नजर में वह पारंगत विधि वेत्ता हो। विधि वेत्ता यानी कि राष्ट्रपति की नजर में अगर कोई व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार है तो राष्ट्रपति उसको भी भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है।
यहाँ पर 3 क्लाउज है और तीनों में या लगा हुआ है, इसमें से किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना आवश्यक है। इस 3 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वह क्या करेगा, भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देगा। ठीक है। अब यह जो महान्यायवादी है यह असल में क्या है? भारत का जो महान्यायवादी है वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून का जानकार होता है। यह भारत सरकार को जितने भी विधिक मामले हैं उन पर सलाह देता है और सरकार को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा वह कौन होगा? तो वह होगा भारत का महान्यायवादी। क्लियर है। फिर 76 का 2 कहता है कि सरकार को विधि संबंधी मामले पर भारत सरकार को विधि संबंधी मामले पर सलाह देगा तथा राष्ट्रपति अगर कोई उसको अन्य विधिक कार्य सौंप रहा है तो वह उन विषयों का भी काम करेगा, उन विषयों पर भी वह कार्य करेगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको सौंपे गए हैं। क्लियर है। फिर इसका तीसरा कहता है 76 का 3 कि वह अपने कर्तव्यों के पालन में भारत क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है अपने कर्तव्य को करते हुए। क्लियर है। फिर कहता है अगला 76 का 4 कि यह जो है यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा और राष्ट्रपति जो निश्चित करेगा वह वेतन जो है वह क्या करेगा? तो प्राप्त करेगा। यानी कि इसमें भी वही चीज लगा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर रहेगा। ठीक है। और वेतन जो है उसको वह क्या मिलेगा? तो जो राष्ट्रपति उसको वेतन देगा वही उसको प्राप्त होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे इसको इस पद से हटा सकता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति इस पद पर बिठा सकता है। क्लियर है। तो यह था भारत का महान्यायवादी। अब अगला जो आर्टिकल है उसका हेडिंग है सरकारी कार्य का संचालन। इसमें आर्टिकल 77 कहता है कि सरकार की समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वह राष्ट्रपति के नाम से हुई ऐसा कहा जाएगा। तो आपको पता ही है कि चूंकि सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तो जितने भी कार्य होते हैं वह किसके नाम से होते हैं? तो वह राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। भले ही वह कार्यकर्ता कौन है? तो वह कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री, लेकिन किसके नाम से वह कार्य होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति के नाम से। क्लियर है। फिर आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कुछ कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा है। क्योंकि किसी भी आर्टिकल में प्रधानमंत्री के अधिकार की चर्चा तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है। कर्तव्य बताता है क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने का जो काम है वह कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी बनेगा। मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। राष्ट्रपति जो है वह डायरेक्ट मंत्रिपरिषद से कोई जानकारी नहीं मांगेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगेगा और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह उस जानकारी को राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो संवाद की कड़ी होगा वह कौन होगा? तो वह प्रधानमंत्री होगा। अब इसमें 78 का 1 कहता है कि संघ का जो क्रियाकलाप है प्रशासन संबंधित या विधान संबंधी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है या फिर जो संघ है वह जो कोई विधायन कर रहा है, संघ यहाँ कहने का मतलब मंत्रिपरिषद से ले लीजिए, क्योंकि विधायन का काम जो है वो कौन कर रहा है? तो मंत्रिपरिषद। तो उससे संबंधित जो भी निर्णय है उसके विषय में राष्ट्रपति जब जानकारी मांगेगा तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को यह जानकारी उपलब्ध करवाए। ठीक है। फिर अगला कहता है 78 का 2 कि संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में या विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी। एक तो था वहां कि राष्ट्रपति विनिश्चय यानी कि जो भी निर्णय लिया गया उसके संबंध में जानकारी मांग रहा है। फिर यहाँ दूसरा कहता है
कि जो संघ का प्रशासन है या फिर विधान के संबंध में राष्ट्रपति अगर कुछ जानकारी चाह रहा है, राष्ट्रपति अगर पूछ रहा है कि भैया आपने इस विषय पर जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, तो उसके विषय में मुझे भी जानकारी दो, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को उस जानकारी को उपलब्ध करवाए। ठीक है। इसका तीसरा कहता है कि ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विभाग का कोई मंत्री है, जैसे मान लेते हैं कि वित्त मंत्री है। अब वित्त मंत्री ने क्या किया कि सरकार पर, जनता पर से टैक्स कम करने के लिए कुछ योजना लाई, उसने कुछ नियम बनाया, लेकिन मंत्री परिषद उस पर अभी तक विचार नहीं किया है, तो वह लागू नहीं हो पाया है। जब तक मंत्री परिषद उसको पारित नहीं करेगा तब तक वह लागू नहीं होगा। अब ऐसा कोई मुद्दा है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि भैया ऐसा भी कोई मुद्दा है तो जरा मुझे उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाओ। तो प्रधानमंत्री का जो है वह कर्तव्य होगा कि ऐसी जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमारा भाग 5 का अध्याय 1 जो है वह समाप्त हो गया। भाग 5 के अध्याय 1 में इतने सारे आर्टिकल थे, इतनी सारी चीजें थी, तो आज हम लोगों ने उन सारे चीजों की चर्चा कर ली। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर अध्याय 2 को हम लोग देखेंगे कि अध्याय 2 में क्या क्या चीजें हैं, और फिर उसको हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, उसको आराम से समझेंगे। अभी हमारे पास 90 दिन का समय है। हम आराम से बीपीएससी प्री के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हमारा जीएस सेक्शन जो है वह पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए, आराम से रिवीजन करते चलिए, बड़े प्यार से हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।